नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम दुबे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गरबा डांडिया बना करोड़ों का कारोबार, निगम सभापति व पार्षदों ने उठाए सवाल। चकरभाटा के नजदीक ग्राम कराड़ के मंदिर में तोड़फोड़, भगवान की प्रतिमाएं खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश। स्ट्रीट लाइट घोटाले पर नहीं हुई कार्रवाई, ठेकेदार पर मेहरबान प्रशासन। पंद्रहवें वित्त आयोग योजना में गड़बड़ी, आदेश उल्लंघन पर 2 सचिव किए गए निलंबित। तो ये थी अब की तमाम सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि के दौरान हो रहे गरबा और डांडिया आयोजनों को लेकर अब सियासी और प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए हैं। जहां एक और निगम सभापति विनोद सोनी ने आस्था की आड़ में व्यवसाय किए जाने पर तंज कसा, तो वहीं दूसरी ओर MIC मेंबर विजय तमरकार ने इन आयोजनों में GST गड़बड़ी और सेलिब्रिटी शो को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ज्वाइंट कमिश्नर MK धनियलिया ने कहा कि हर आयोजन की जांच होगी और टैक्स वसूली की जाएगी। प्रदेश सहित बिलासपुर में गरबा और डांडिया नाइट्स अब सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं रहे, बल्कि आस्था की आड़ में एक बड़ा धंधा बनकर उभरा है। हर तरफ बड़े बड़े तामझाम के साथ आयोजन कराए जा रहे हैं, जिसमें फिल्मी और टीवी कलाकार लाखों रुपए लेकर नाचने गाने आ रहे हैं। बदली हुई संस्कृति ने कुछ युवाओं को छोड़कर हर वर्ग को निराश किया है। नगर निगम सभापति विनोद सोनी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने आस्था के नाम पर व्यवसाय शुरू कर दिया है। देर रात तक चलने वाले इन आयोजनों से महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर खतरे की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सभापति ने प्रशासन से इन आयोजनों का समय निर्धारित करने की मांग भी की है। आज तो हर जगह एक धंधा पर जाके धरे हुए हैं। गरबा के नाम से बाहर से फिल्मी स्टार बुलाते हैं। इनमें छोटे समाज के लोग वंचित हो जाते हैं। बड़े समाज के ही व्यक्ति वहाँ जा सकता है, छोटा समाज को नहीं जा सकता। तो उनकी भी इनको व्यवस्था करनी चाहिए, तो भी वहाँ तक पहुँचे। गरबा देखे उनको इतना पसंद नहीं आता था, गरबा वहाँ तक पहुँच सके। वो बहुत से लोग आते, भैया पास दिला दो, पास दिला दो। हमारे पास पास उपलब्ध हो जब तो पास दिलाएंगे। इन लोगों तो एक नया सिस्टम बना लिया, पास को ही बेचते हैं। पास बेचते मतलब सीधा सीधा गरीब परिवार वहाँ तक वंचित हो जाता है। कहीं बड़े बड़े घर के लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते, मैं ऐसा समझता हूँ। अब इसमें तो पैसा कमाने के नाम से ऐसा लगता है मुझे, तो GST भी इनमें सब में लगना चाहिए। भैया GST भाई सरकार को फायदा हो भाई, आप तो धंधा मचा दिए हो गड़बा करवा के। बिंदी से है तो मेरे को लगता है, बिंदी से ऐसा लगता है मुझे। भाई भैया धंधा बचा के रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक सरकार यहाँ जो बैठे सबको लाता है, वो क्या करे? उनको भी ना इनमें पति में लगाना चाहिए ना। रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक चलते रहता, कुछ भी हो जाए। भाई बताए मंदिर आके 1:30 2 बजे जाती आती वापस, कभी कुछ रास्ता हो जाए, कोई जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार होगा। नगर निगम बिलासपुर के MIC मेंबर और पार्षद विजय ताम्रकार ने इन आयोजनों को शुद्ध व्यवसाय करार दिया। उन्होंने कहा कि आयोजक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं और लाखों रुपए की VIP टेबल्स बेच रहे हैं। पार्षद ने खुलकर कहा कि अब ये गरबा नहीं, रेड कार्ड वाला बिजनेस बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इन आयोजनों में GST की भारी हेराफेरी हो रही है और जिला प्रशासन व GST विभाग को तत्काल जांच करनी चाहिए। और जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से इसकी टिकट की राशि तय की गई है, ये बिलासपुर शहर वासियों के लिए एक तरह से गलत है। भाई आपने राशि निर्धारित की 1,000 2,000 रुपये जो आदमी समाहित कर सकता, खर्च कर सकता, तो ठीक है। जहाँ तक जानकारी प्राप्त हो रही कि एक टेबल के 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, यानी धर्म के नाम पर सीधे सीधे लूट की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है और इस पर शासन को भी एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GST की बात की है। 22 सितंबर पूरे देश में GST कम की गई है। क्या ये डांडिया आयोजक GST पटा रहे हैं? इतना लाखों रुपए शुल्क ले रहे हैं, इनके ऊपर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान दें और
जनता के साथ जिस प्रकार से क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। पूरे मामले पर जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर M.K. धनेलिया ने कहा कि शहर में हो रहे जितने भी बड़े गरबा डांडिया इवेंट हैं उनमें पूछताछ शुरू की जाएगी। आयोजकों से पूछा जाएगा कि सेलिब्रिटी को कितना भुगतान किया गया, कितनी टेबल बिकी और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन और टैक्स कितना जमा हुआ। धनेलिया ने माना कि उन्हें इस बात की जानकारी मीडिया के जरिए मिली, जो साफ करता है कि इन आयोजनों में जीएसटी में गड़बड़ी की आशंका है। अभी मतलब आपके माध्यम से ये सूचना मिली है, अब संज्ञान में आ गया। हमारी बीआईओ टीम उसमें लगी हुई है। जो भी अपना उसमें मिलेगा, जो भी जितना भी टेबल है उसकी गणना करके उसके हिसाब से हम टेक कैलकुलेशन करके वसूलेंगे। नहीं, ये तो वो रजिस्टर्ड डीलर होगा या कोई इवेंट वाला करा रहा है, इसकी जानकारी ले रहे हैं। तो उसके बाद जो भी मतलब वो आएगा गणना में, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे उस पर। अभी प्रारंभिक जानकारी में आपको कितने रुपए की बताया जा रहा है, इसमें जो रकम लिया जा रहा है? प्रारंभिक जानकारी में तो अधिकतम 2 लाख से चालू हो रहा है। जो टेबल लगा रहे हैं वैसी जानकारी प्राप्त हुई है। 2 लाख, उसके बाद 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। डांडिया के कार्यक्रम में किस तरह का जो आप इसमें करेंगे, जांच की टीम बैठाएंगे? हम उनसे कितने आदमी टेबल बिका, क्या क्या वहाँ और सुविधा दी गई, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। और जो सेलिब्रिटी आ रही है उनके लिए भी चार्जेस जो दिए हैं, हाँ, उसकी भी जानकारी लेंगे। चार्जेस कितने चार्जेस लिए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में खासकर बिलासपुर में गरबा डांडिया इवेंट्स इस बार भव्यता के साथ हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक निगरानी के अभाव में कई आयोजन टैक्स नियमों और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। प्रदेश भर से आए आयोजक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर टिकट और पैकेज बेच रहे हैं, लेकिन अधिकांश आयोजनों में न तो मनोरंजन कर जमा हुआ है और न ही जीएसटी की पारदर्शी बिलिंग हुई है। अब जब अधिकारियों की नज़र इस पर गई है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से लगा हुआ बिरकोना ग्राम, जो अब नगर निगम का वार्ड क्रमांक 64 महामायानगर कहलाता है, यहाँ माता मावली देवी का एक ऐसा स्थान है जहाँ आस्था के साथ साथ हर मनोकामना पूरी होती है। 2 तालाबों के मध्य बसे इस मंदिर की स्थापना का इतिहास चमत्कारों से भरा हुआ है। जमींदार जयराम उपाध्याय से लेकर राम भिक्षुक महाराज प्रभात फेरी, गांव के दानदाता, महिला मंडल, युवा वर्ग और बुजुर्गों तक इस मंदिर में हर किसी का योगदान गहराई से जुड़ा है। अब आइए सुनते हैं वो 4 अध्याय जो इस मंदिर को बनाते हैं विशेष। बात उस समय की है जब बिरकोना गांव के तत्कालीन जमींदार जयराम उपाध्याय को एक रात देवी मावली ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि 2 उल्टे पड़े पत्थरों के नीचे उनकी मूर्ति विद्यमान है। जब उपाध्याय ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो वहां से 2 प्रतिमाएं प्राप्त हुई, जो आज मंदिर में स्थापित है। उसी स्थान पर एक छोटा मंदिर बनवाया गया और यहीं से शुरू हुई मां मावली की महिमा की यात्रा। मंदिर निर्माण के अगले चरण की शुरुआत की राम भिक्षुक महाराज ने, जिन्होंने प्रभात फेरी की परंपरा शुरू की। प्रभात फेरी में जो भी दान, अनाज या सामग्री प्राप्त होती, उसी से मंदिर के लिए सामग्री जुटाई जाती। धीरे धीरे गांव की महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई। किसी को मजदूर नहीं रखा गया, बल्कि गांव के ही लोग अपने हाथों से निर्माण कार्य में जुट गए। महेंद्र शर्मा ने बताया कि इन 4 वर्षों में मंदिर ने एक नया स्वरूप ले लिया है। मंदिर का गुंबद निर्माण जारी है और इसकी नींव रखने वालों में गांव के दानदाता, महिला मंडल के सदस्य, युवाओं की टोली और स्वयं सेवक शामिल है। चमत्कार ये है कि कभी कोई आर्थिक संकट नहीं आता। मंदिर समिति कहती है कि जैसे देवी स्वयं मार्ग दिखा रही हो और आवश्यक साधन उपलब्ध करा रही हो। माता जी लगभग हमारी जानकारी में 200 साल पुरानी, और पास के जो दैनिक उपयोग की तालाब है, तालाब से तत्कालीन जो जमींदार थे जयराम उपाध्याय जी, उनको स्वप्न में आई थी कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे स्थापित करके पूजा पाठ किया जाए। तो 200 साल पहले वो आके जब देखे स्वप्न के अनुसार, तो पत्थर उल्टा पड़ा हुआ था और उसको सीधा करने पे देवी की मूर्ति, 2 मूर्ति थी। उस समय फिर मंदिर का एक छोटा निर्माण करवाए और पूजा पाठ प्रारंभ कर दिए। उसके बाद हमारे परिवार में महात्मा जी हुए श्री राम भिक्षुक महाराज जी, और राम भिक्षुक महाराज जी प्रभात फेरी प्रारंभ किए और प्रभात फेरी के द्वारा धन अर्जित करके मंदिर का निर्माण किए। तब से पूजा पाठ प्रायः चला आ रहा है।
धीरे 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 माता जी की मंदिर का विकास होते होते अभी ये जो सामने विकास देख रहा है वो विगत 4 वर्षों से गांव वाले और पूरे परिवार समाज वालों की सहयोग से निरंतर विकास की कड़ी में है। आज प्रथम दिन प्रातःकाल से ही 10 बजे भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी उत्साह के साथ सभी महिला भक्तों ने और पुरुष भक्तों ने शामिल होकर के और उसको सफल बनाया। यहाँ अभी 372 ज्योति कलश स्थापित हुई है, जिसमें से 340 तेल के और शेष जो है घी के हैं। अष्टमी को यहाँ पर दुर्गा जी के गौरी स्वरूप की पूजा की जाएगी और उस दिन अठवाई आदि का भोजन प्रसाद लगाया जाएगा। साथ ही नवमी को कुमारी कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, सहस्त्रधारा, भंडारा आदि का आयोजन किया जाएगा। हर पूर्णिमा को मंदिर प्रांगण में हवन अनुष्ठान आयोजित होता है, जिसमें गांव के साथ साथ बाहरी श्रद्धालु भी सम्मिलित होते हैं। इस पूजन की संपूर्ण व्यवस्था मंदिर समिति उठाती है। शारदीय नवरात्र में मंदिर प्रांगण में 372 दीप जलाए गए, कलश यात्रा निकाली गई। सप्तमी को जागरण, अष्टमी को भोग और नवमी को कन्या भोजन और ब्राह्मण भोज सहित कई अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। आप सभी को बता दें कि इन सब आयोजनों के पीछे गांव की एकता, सेवा और सच्ची श्रद्धा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में मंगलवार को आयुर्वेदिक दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयुर्वेदिक महाविद्यालय में विशेष संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें आयुर्वेद के महत्व, उसकी प्राचीन परंपरा और आधुनिक समय में उसकी उपयोगिता पर जोर दिया गया। बिलासपुर के आयुर्वेदिक महाविद्यालय में 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय में विशेष संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति वाजपेयी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक, चिकित्सा विशेषज्ञ और अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। संगोष्ठी में मुख्य रूप से स्वदेशी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के महत्व पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि आयुर्वेद हमारी सबसे प्राचीनतम और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। उन्होंने बताया कि रसायन शास्त्र और आधुनिक चिकित्सा में जो कई विधियां उपयोग में आती हैं, वे आयुर्वेद से ही सीख कर विकसित की गई हैं। आयुर्वेद केवल इलाज नहीं बल्कि जीवन शैली को संतुलित करने का भी एक बड़ा माध्यम है। बिलासपुर शहर का जो हमारा आयुर्वेद महाविद्यालय है, उसके द्वारा आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया है। आयुर्वेद हमारी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, बल्कि प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, जिसमें कि वनस्पतियों को केंद्र में रख करके हमारे जो शरीर के जो रोग होते हैं उनको दूर करने का इसके माध्यम से प्रयास किया गया है। ये भगवान धन्वंतरी ने इसकी खोज की है, सुश्रुत ने इन पर काम किया है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुश्रुत ने अपना ज्ञान दिया है और किस प्रकार से वनस्पति में कौन सा औषधीय तत्व है उसको पकड़ते हैं, किस मुहूर्त में उसको लिया जाएगा और किस से प्रार्थना की जाएगी और उसके जो रसायन किस प्रकार से बनाए जाएंगे। आधुनिक युग में रसायन शालाएँ बहुत सारी खोली गई हैं और उसमें अविश्वास इसलिए होता है क्योंकि पद्धति जो ठीक से नहीं हो पाती है। हमारी जो ओरिजिनल आयुर्वेदाचार्य हैं वो उस पर बहुत महत्व देते हैं कि किस प्रकार से रसायन शाला आ जाए, किस प्रकार रसायन उसमें निकाल करके औषधियाँ किस तरह बनाई जाएँ, गोलियाँ किस तरह बनाई जाएँ और किस प्रकार से लोगों को दी जाएँ। तो आयुर्वेद दिवस मनाने का जो उद्देश्य यही है कि हम आयुर्वेद के प्रति जो विश्वास था पहले उसको पुनः स्थापित कर पाए भारतवर्ष में और विश्व में इसकी स्थापना हो पाए। संगोष्ठी के दौरान विशेषज्ञों ने लोगों को स्वदेशी औषधियों, योग, प्राणायाम और संतुलित आहार के फायदे समझाए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है और इसे हर घर तक पहुंचाना समय की ज़रूरत है। नोडल अधिकारी ने जानकारी दी कि जन जन तक आयुर्वेद का महत्व पहुंचाने के लिए 10वां आयुर्वेद दिवस आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले में इस अवसर पर कुल 23 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो पूरे प्रदेश में लगभग अधिक हैं। कार्यक्रम में लोगों को ये भी बताया गया कि आयुर्वेद चिकित्सा सिर्फ पारंपरिक बीमारियों के लिए नहीं बल्कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अन्य आधुनिक बीमारियों के इलाज में भी उपयोगी है। हमारे महाविद्यालय में 10वें आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि रहे हैं वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति महोदय के मुख्य अतिथि में, और हमारे रायपुर संभाग के भूतपूर्व संभागायुक्त डॉक्टर श्री BL बंजारे जी
और हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं श्री शुभम सिंह जी के आतिथ्य में हम यह कार्यक्रम आयोजन किए हैं और अभी 2 सत्र हमारे प्रमुख वक्ताओं का होना है जिसमें अलग अलग विषय है। जैसा कि आज जो है 23 सितंबर है और 23 सितंबर जो होती है वो दिन और रात एक बराबर होती है। इसी को जो ग्रह और नक्षत्र है उसको ध्यान में रखते हुए और जो हम पहले धनतेरस को जो धन्वंतरी जयंती मनाते थे उसकी समय की जो अनिश्चितता है उसके कारण से हम विश्व पटल पर अपनी जो है एक छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये 23 जो सितंबर है उसको एक आयुर्वेद दिवस के रूप में चिन्हांकित किया है और प्रतिवर्ष 23 सितंबर को हम आयुर्वेद दिवस मनाएं। आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए 10वां आयुर्वेद दिवस आज आयोजित किया गया है। आज के सेमिनार में अतिथि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हमने कुल 23 कार्यक्रम आयोजित किए हैं जो राज्य में सर्वाधिक आयोजित कार्यक्रम है। मैं आप सभी को संदेश देना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है वो केवल क्रॉनिक यानी जीर्ण बीमारियों के लिए नहीं अपितु ब्लड प्रेशर, शुगर, इनफर्टिलिटी इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं आप सभी से आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा कि आयुर्वेद को अपनाएं, आप योग को अपनाएं। अगर आप आयुर्वेद और योग को अपनाते हैं और जीवन शैली को अपनाते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए, रोगों को दूर भगाइए। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को आयुर्वेद के इतिहास, उसकी उपलब्धियों और आधुनिक समय में उसकी ज़रूरत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सभी ने आयुर्वेद को अपनाने और इसके प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। आयुर्वेद दिवस के इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आज भी उतनी ही कारगर और उपयोगी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में नगर निगम की लापरवाही का खतरनाक चेहरा फिर से सामने आया है। जूना बिलासपुर क्षेत्र की खुली नालियां अब जानवरों और इंसानों के लिए खतरा बन चुकी है। बीती रात एक गौ माता इस मौत के जाल में फंस गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। जूना बिलासपुर में दोपहर करीब 2 बजे एक गौ माता खुले नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत नगर निगम को सूचना दी, लेकिन घंटों गुजर जाने के बाद भी कोई जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। मोहल्लेवासी और गौ प्रेमियों ने मिलकर लगातार मशक्कत की और आखिरकार रात 11 बजे गौ माता को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में कई नालियां खुली हुई है, आए दिन लोग और जानवर इसमें गिर जाते हैं। कुछ समय पहले इसी नाले में एक मासूम बच्ची की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद निगम प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये घटना उनकी घोर लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत सभी नालियों को ढकने की कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। कमेटी वाले हैं गौ माता के, उन्हीं लोग आकर अभी पूरा कोशिश किए हैं, अभी आज जाकर वो गौ माता जो है वो निकली है, नहीं तो उसके जान पे भी खतरा था। शासन से अनुरोध करता हूँ, निगम कमिश्नर जी से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द यहाँ बढ़िया नाले के ऊपर चैम्बर का निर्माण किया जाए ताकि ऐसे भविष्य में घटना ना हो। बल्कि यहाँ एक इंसान का बच्चा भी कुछ समय पहले मैं नंदी को निकाला था तो बताया कि एक इंसान का भी बच्चा बह गया था और नाले में बह करके डूब के मर गया था। उसके बाद भी आज तक यहाँ कोई निगम के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। निगम से हम लोग प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत करके रास्ता निकाले और यहाँ बढ़िया से चैम्बर डाला जाए ताकि ऐसे दोबारा अपनी घटना ना घटे। फंसी हुई है, हाँ, बहुत कोशिश किए हैं निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकाल पाए। लड़के लोग जब उन लोग बेचारे, तुम लोग का क्या नाम है, जब उन लोग आए हैं तो कोशिश किए, फिर एक लड़का नल्ला में कूद के निकाले हमारे घर का, घर ही का है वो, और उसके बाद चैम्बर पूरा खुला है। इस कारण जान भी जा रहा और गौ माता भी जा रही। जूना बिलासपुर की ये घटना केवल एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम कब जागता है और लोगों की जान माल को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक बने रहिए आप ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का
स्वागत है। बिलासपुर के चकरभाटा क्षेत्र के ग्राम कराड़ में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। गांव के मंदिरों में स्थापित भगवान गणेश और हनुमान की प्रतिमाओं से अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। साथ ही भगवान हनुमान जी की चांदी की आंखें निकालकर ले भागे। घटना की जानकारी लगते ही गांव में आक्रोश सा फैल गया। पूरे ग्राम वासियों ने सरपंच ब्रजेश दुबे के नेतृत्व में चकरभाटा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम कराड़ में बंधुआ तालाब के पास स्थित गणेश मंदिर और हनुमान मंदिर में बीती रात असामाजिक तत्वों ने धार्मिक मूर्तियों को खंडित कर दिया। हनुमान जी की प्रतिमा से चांदी की आंखें निकाल ली गई और भगवान गणेश की संगमरमर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। मंगलवार सुबह जब ग्रामीण पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गए। मंदिर परिसर में भगवान की मूर्तियों के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। विगत रात्रि को हमारे ग्राम में कोई असामाजिक तत्व के द्वारा 2-3 मंदिरों में जो बंधुआ तालाब के ऊपर स्थित है गणेश जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति और एक बहुत पुराना हमारा हनदास मंदिर बोलते हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दिया है। और बजरंग बली की मूर्ति में जो चांदी का आँख लगा था नयन, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। कोई असामाजिक तत्व का ही काम हो सकता है। हमने गांव वालों सहित आके थाना चकरभाटा में इसकी सूचना दी है। अभी शाम को लोग जांच के लिए आएंगे। पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी उस वक्त? अभी आएंगे शाम को, अभी बात हुई है उनसे, पहुंच रहे हैं वो लोग। गांव में घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए और इस कृत्य के खिलाफ रोष व्यक्त किया। सरपंच ब्रजेश दुबे ने बताया कि यह घटना गाँव की आस्था पर हमला है। उन्होंने पुलिस से तत्काल जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर चकरभाटा थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस की टीम गांव पहुंचकर जांच में जुट गई है। संदिग्धों की तलाश की जा रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चपूरा के सूर्यवंशी मोहल्ला खूटापारा के लोग पिछले 3 वर्षों से अधूरे सामुदायिक भवन के कारण परेशान हैं। यहाँ 2 भवनों का निर्माण कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन सरपंच, सचिव और ठेकेदार की कमीशनखोरी और लापरवाही के चलते यह अब तक पूरा नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले को कई बार पंचायत और जनपद अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, लेकिन हर बार सिर्फ जाँच का भरोसा देकर टाल दिया गया। जनपद पंचायत कोटा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और तकनीकी सहायक से भी चर्चा की गई, लेकिन कुछ माह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सामुदायिक भवन अधूरा रहने से मोहल्ले में होने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम खुले में करने पड़ते हैं, जिससे ग्रामीणों को कठिनाई झेलनी पड़ती है। पिछड़े मोहल्ले के लोग विकास कार्यों से पहले ही वंचित रहते हैं। ऐसे में भवन निर्माण अधूरा रहना उनके लिए और बड़ी समस्या बन गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शीघ्र हस्तक्षेप कर भवन निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत चपोरा से आए हैं और हम लोगों के मोहल्ले में ना सामुदायिक भवन 3 साल से अधूरा पड़ा है और सरपंच, सचिव, ठेकेदार के द्वारा आनाकानी कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। सचिव को बोलने से बोलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं करके। क्या कारण है अधूरा, क्यों है अधूरा? अब अधूरा वही ठेकेदार का कहना है कि मुझे पैसा नहीं मिला है करके, और सचिव से पूछने से बताते हैं कि हम तो उसका आधा पेमेंट कर दिए हैं, आधा पूरा होने के बाद करेंगे करके। नहीं बनने से क्या समस्या है? नहीं होने से बहुत सारी समस्या, जैसे किसी का आकस्मिक निधन हो जाता है, शादी वगैरह होता है और कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो मोहल्ले में एक भी भवन नहीं है। आपने आवेदन में ये बताया पूर्व सरपंच, पूर्व उप सरपंच और अभी का वर्तमान सरपंच, ये सारे लोग मिल के सामुदायिक भवन में घोटाला किए। क्या क्या नाम है सबका और कैसे घोटाला किए आपको? जो पूर्व सरपंच है और वर्तमान सरपंच वही है, जो पहले था वही सरपंच है, गोवर्धन सिंह आर्मो, और जो पूर्व उप सरपंच है उनका नाम है संजय जायसवाल, वो ठेकेदार है। वो तो जैसे जाते हो सरपंच के पास, तो सरपंच का कहना क्या है कि पैसा मिला है कि नहीं मिला है, योजना का क्या बोलते हैं कि हम लोग ठेकेदार को बोल दिए हैं, लेकिन ठेकेदार नहीं बना रहा है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। समस्या ये 3 साल हो गया है सर। ग्राम पंचायत चपोरा से हूँ मैं। ये आश्रित ग्राम खूटापारा है, जहाँ 3 वर्ष से हो गया, 3 साल हो गया सामुदायिक भवन का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। किसी भी कार्य में बहुत ज़्यादा हमको परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी। और मैं ठेकेदार से बात किया तो ठेकेदार बोल रहा है मैं सरपंच को कमीशन दे दिया हूँ, अब वो जाने मेरा पैसा लाएगा कि नहीं लाएगा ये बोल रहा है। और सरपंच को बोल रहे हैं तो सरपंच बोल रहा है कि ठेकेदार बनाएगा।
तो सीओ साहब को भी लगाए थे फ़ोन, सीओ साहब से चर्चा किए तो सीओ साहब बोल रहे हैं मैं कमेटी बैठा के फिर मैं देखता हूँ बनवाता हूँ। इंजीनियर से बात किए तो इंजीनियर बोलता है ठीक है, ठेकेदार को मैं बोलता हूँ। और परेशानी और ठेकेदार तो पहले 1 वर्ष पहले भी बीच में वो सामुदायिक भवन को स्टोर रूम बना कर सामान रखा था, वो सीमेंट वाला गोदाम पूरा रख दिया था। बोलने से फिर बाहर किए वो। क्या लगता है, गड़बड़ी लग रहा है इसमें? अब 3 साल हो गए भैया, परेशानी हम लोग को भोगना पड़ा है ना, गड़बड़ी है ही। होता है तो परेशानी होता है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? कलेक्टर साहब से ये चाहते हैं कि हमारे जो गांव मोहल्ला सामुदायिक भवन है वो पूर्ण करा दें। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बिजली बिलों से आम जनता तो परेशान है ही। इसी मुद्दे को लेकर जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने बिलासपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर बिजली दरें वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। बिलासपुर जिले में मंगलवार को बिजली बिल की बढ़ती दरों के खिलाफ जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने 1 दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। धरना प्रदर्शन की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर की गई। पार्टी के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में इस समय बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता हर महीने बढ़ते बिलों से परेशान है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहा है, जबकि अपने ही प्रदेश की जनता को बिजली के लिए भटकना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह जनता के साथ सीधी नाइंसाफी है। जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी के नेताओं ने साफ कहा कि प्रदेश की जनता अब चुप बैठने वाली नहीं है। धरने में शामिल लोगों ने सरकार से मांग की है कि बिजली की कीमत तुरंत कम की जाए और बढ़ाए गए दरों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है, ऊपर से बिजली बिलों की मार ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। पार्टी नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, जनता के हित में यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हमरे राज्य में हमरे हक पर लड़े पड़े थे, तो हम एक मांग करे बर सब जन आए हैं कि छत्तीसगढ़ में कम से कम जो दूसर राज्य ले बिजली सप्लाई करते तो यहाँ तो बिजली बिल के इतना ज़्यादा बढ़ोतरी ना करे। कहीं ना कहीं मन जो बाहर से आए व्यक्ति मन अपन सुविधा बर फैक्ट्री में यहाँ के बिजली ला बौरत है और सामान्य आदमी हाँ बिजली बिल के बढ़ोतरी से परेशान हो जाते, महंगाई भी बढ़ जाते। तो ना यहाँ हमार भाषा के कुछ परख होते, ना हमार संस्कृति के, ना हमारे इतिहास के जो परंपरा गौरवशाली इतिहास है। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार की लड़ाई के बात चलत है। तो आज जो भाई मन है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी ते मन आके यहाँ अपन मांग ला सरकार कर ज्ञापन दी और अपन अधिकार पर लड़त हैं, तेला वो अधिकार एकदम शुद्ध समेत वापस लेना चाहिए। जंगल हमर, माटी हमर, कोयला हमर और पानी हमर, यहाँ तक के हमारे राज्य में फैक्ट्री भी बने हैं। और बाद भी हमला ऐसे बिल देते जिसमें हमला घर कुरिया बेचाए के जेन बिजली बिल अभी हमला 500-700 रही से आज जो बिजली बिल है 2500-3000, यहाँ तक के कल पेपर में पढ़े तो 1.5 लाख तक के एक आदमी के बिल आते। तो आदमी का करिए? आज ओकर में हमन पूरा छत्तीसगढ़िया समाज जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी यहाँ तकलाए हैं और राष्ट्रपति ला ज्ञापन सौंपो। छत्तीसगढ़ पावर हब के नाम से जाने जाते। यहाँ 7000 से 8000 मेगावाट ले ऊपर की बिजली बनत है, जिसमें हमारे पास में NTPC हवा है, कोरबा है, MP भी है और ना जाने बड़े बड़े पावर प्लांट है। और बाद भी हमला अत्यकन बिल दे थे। हम यही चाहते हैं कि आम जनता के जेब में डाका मत डाले। सरकार बहुत ज़्यादा डाका डालत है और आए दिन बाहरी आदमी मन के प्रकोप बढ़त जाते। यहाँ नवा प्लांट खुलत जाते। एक मांग पूरा नहीं होता है रणनीति का। हाँ, मांग पूरा नहीं हो पाई तो हमारे आगे की रणनीति है कि हमन राजधानी ला मुख्यमंत्री निवास ला घेरे दें। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर नारेबाजी की। पूरा माहौल बिजली बिल कम करने की मांग और सरकार को चेतावनी देने वाले नारों से गूंजता रहा। जोहर छत्तीसगढ़ पार्टी ने साफ कर दिया है कि जनता के हित में यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के ग्राम टिकारी के किसानों ने एग्रीस्टेक पोर्टल की बड़ी समस्या को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि राजस्व विभाग ने टिकारी गांव की जमीन को 3 हिस्सों में बांटा है। टिकारी महल नंबर 1,
महल नंबर 2 और महल नंबर 3, लेकिन एग्रीस्टिक पोर्टल पर सिर्फ टिकारी महल नंबर 1 का ही रकबा और खसरा नंबर प्रदर्शित हो रहा है। इस तकनीकी त्रुटि की वजह से महल नंबर 2 और 3 के किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिससे गांव के लगभग 85 से 90% किसान धान खरीदी पंजीकरण से वंचित हो रहे हैं। किसानों ने जिला प्रशासन से तत्काल दखल देकर समस्या का समाधान करने की मांग की है, ताकि समय पर धान खरीदी में हिस्सा ले सके। ग्राम पंचायत टिकारी के सरपंच एवं किसान प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर बिलासपुर से जल्द एग्रीस्टेक पोर्टल को अपडेट कराने की मांग की है। मस्तूरी तहसील में है ना, और टिकारी ग्राम पंचायत है, वहाँ पे हम लोग को सबको एक समस्या आ रही है कि एग्रीस्टेक पोर्टल में हम लोग के गांव वालों का हो नहीं पा रहा है पंजीयन। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई महल नंबर 1, 2, 3 में बटा हुआ है हमारा गांव, और जब भी सॉफ्टवेयर पंजीयन कराने जाते हैं तो महल नंबर 1 या टिकारी केवल ही दिखता है, उसमें 2 और 3 पोर्टल में नहीं दिखता है, जिसके कारण पोर्टल में हम लोग का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है और इसको हम लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि सुधरे, ये हो नहीं पा रहा है। और जबकि धान बेचने का समय आ रहा है, धीरे धीरे नवंबर से धान खरीदी भी शुरू हो जाएगी और हम लोग का पंजीयन अभी तक पूरे गांव का लगभग बचा हुआ है। कब से नहीं हो रहा है समस्या? ये समस्या शुरू से ही है, जब से एग्रीस्टेक पोर्टल आया है ये सॉफ्टवेयर की समस्या है, ऐसा लग रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ सब लोग गाँव वाले आए थे, आज आवेदन दिए हैं कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आप लोग की समस्या निपट जाएगी, कुछ दिन और वेट करिए करके। वक्त हो चला है फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों के बावजूद रतनपुर नगर पालिका की 3 करोड़ 54 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट योजनाएं घोटालों का रूप ले चुकी है। इस योजना के तहत लगाए गए खंभे पहले से जंग लगे और घटिया गुणवत्ता के थे। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लाइटें आज तक पूरी तरह चालू नहीं हुई, जबकि ठेकेदार की अमानत राशि का भुगतान समय से पहले कर दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि रतनपुर नगर पालिका के CMO खेल कुमार पटेल को नगर में अंधेरा होने तक की जानकारी नहीं है। मीडिया ने सवाल उठाया तो उन्होंने जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों पर डालते हुए पल्ला झाड़ लिया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष लव कुश कश्यप ने भी ठेकेदार और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पूरा विभिन्न वार्डों में विद्युतकरण पोल, ट्यूबलाइट लाइट का ठेका दिया गया था। ठेकेदार पूरा मनमानी करके पूरा लोहे का खंभा लगा दिया जंग युक्त, और माप में जो वजन आना था उसमें भी नहीं है, और फाउंडेशन उसको फाउंडेशन बना के नट बोल्ट में लगाना सीधा ज़मीन में गाड़ दिया है, जो कभी भी जंग खा के गिर जाएगा। और लाइट जो भी लगा है वो पूरा लाइट जंग मतलब बंद हो रहा है। मैं शिकायत किया हूँ, अभी तक का उसमें कार्रवाई देख रहा हूँ क्या होता है करके, और नहीं होता है तो उसको उस ठेकेदार के ऊपर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई होना चाहिए, उसका मैं मांग करता हूँ। और इसके मेन कारण उसको फ़ायदा मिल गया है कि CMO लोगों को लगातार ट्रांसफ़र हो जाना, इंजीनियर का सस्पेंड हो जाना, और उसी को फ़ायदा उठा के अपना मनमानी पूर्वक काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ उसका आगे कोई बिलिंग ना हो, उसके जाँच में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इतनी हद पार कर दी, मुझे बड़े अफसोस के साथ करना पड़ा है कि ज्वाइंट डायरेक्टर नगरीय प्रशासन के द्वारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा होता है, जो जिसका मिनिमम अवधि लगभग 2 साल होता है, PG की राशि होती है, सारा पैसा को ठेकेदार को, संबंधित ठेकेदार को रिलीज कर दिया है। चूँकि देखिए, आपको बताना चाहूँगी कि हमारा रतनपुर को 800 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। माँ महामाया की पावन धरा में ये जो भ्रष्ट अधिकारी लोग जो यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रतनपुर की अब जनता उसको कभी कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो मैं निश्चित रूप से, मैं शिव मोहन बघेल, मैं कार्यालय का घेराव करूँगा, जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करूँगा। संज्ञान में ये आया कि ये यहाँ पर जो रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र में
जो 3,54,00,000 रुपए की बिजली लगाई गई है, जिसमें भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है। और अंधेरे के साये में रतनपुर तब भी जी रहा था। उस समय मैं तत्काल प्रभाव में ज्वाइंट डायरेक्टर महोदय को इसका लिखित में जानकारी दिया कि इस प्रकार से है, यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है बिजली जो है, इसकी तत्काल प्रभाव में आप जांच करके इन ठेकेदार और एवं जो इनमें संलिप्त कर्मचारी अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। परंतु कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री अपने अरुण साव जी से निश्चित ही इसका मैं पुनः पत्र व्यवहार करके संज्ञान में उनके दूंगा। क्या ही ठेकेदार के ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि कोई भी ठेकेदार इस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की हिम्मत न करे। सामाजिक कार्यकर्ता शिव मोहन बघेल ने इसे अफसर ठेकेदार गठजोड़ का खुला खेल बताया और कांग्रेस सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो नगर पालिका का घेराव और भूख हड़ताल किया जाएगा। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए जांच की मांग दोहराई है। जब प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो रतनपुर जो कि एक ऐतिहासिक महामाया की नगरी है, उन्होंने लगभग 19 करोड़ वहाँ के विकास के लिए दिया था, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 3 करोड़ रुपए करीब बिजली, हर जगह बिजली के खंभे लगाने का काम, और वहाँ की नगर पालिका ने भ्रष्टाचार की अपनी चरम सीमा भी पार कर दी। और आज वहाँ पर ये स्थितियाँ हैं कि पोल हवा से गिर रहे हैं, वहाँ पर जो लाइट है वो बुझ जा रही है और लोग अंधेरे में रह रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी और ठेकेदार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था, आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। इस संबंध में हमको उच्च विभाग से चिट्ठी प्राप्त हुआ, जिसके तहत हम प्रतिवेदन के साथ मूल फाइल जेडी ऑफिस में दे दिए हैं। इस संबंध में हमको जानकारी नहीं है, वो उच्च विभाग का है, वो ऑफिस वाले अपने कार्रवाई वो लोग करेंगे। इस पूरे प्रकरण ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और श्रद्धालु अस्थायी निवासी अंधेरे में परेशान हो रहे हैं। रतनपुर की यह स्ट्रीट लाइट योजना अब भ्रष्टाचार की नजीर बन चुकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिले। कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने आवास, पानी, सामुदायिक भवन और जमीन से जुड़ी अपनी परेशानियां रखी। जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी प्रार्थियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने एक एक कर लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान सबसे अधिक समस्याएं आवास और पेयजल संकट से जुड़ी हुई सामने आई। कई ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन निर्माण की मांग की, तो वहीं जमीन विवादों को लेकर भी बड़ी संख्या में आवेदन प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी समस्या के निराकरण में लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित समय में समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। ग्रामीणों का कहना था कि सीधे कलेक्टर के सामने अपनी बात रखने से उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा। शिकायत यही था कि अपन 1, 2, 3 महल नंबर में अपनी ज़मीन है, तो सिर्फ एक का हो रहा है, तो एक को उन्होंने मना कर दिया कि एक से अगर बना देते हैं तो वो उसमें आप धान नहीं बेच पाएंगे या आपका पोर्टल बनेगा नहीं। तो अपन 2 और 3 को कराने के चक्कर में यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं जनदर्शन में। कितने किसान हैं लगभग जिनकी समस्या है? यहाँ लगभग 80 से 85% का हुआ नहीं है गांव में, टिकारी में। तो हम लोग गांव से ही हैं, टिकारी से। आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग की है? हमारा मांग यही है कि हम लोग का पूरा जितने भी किसान हैं सबके धान बिकने चाहिए और सबका ये पोर्टल में आ जाए। बिलासपुर में शहरवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नगर निगम ने जोन क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 5 में सड़क निर्माण का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। डीपीएस स्कूल के सामने गोकने नाला के दोनों ओर सीसी सड़क बनाई जा रही है। इसमें से एक तरफ की सड़क लगभग तैयार हो चुकी है। यह सड़क तिपरा बाजार चौक को जोड़ती है और आने जाने वाले लोगों के लिए एक नई राहत का रास्ता बनने जा रही है। निगम के अधिकारियों के अनुसार इस सड़क के बन जाने से यहाँ की भीड़ भाड़ कम होगी और यातायात सुगम हो जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस इलाके में सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी।
अब जब काम शुरू हो गया है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। सड़क बनने के बाद यहाँ के निवासियों को न केवल सुगम यातायात मिलेगा बल्कि आसपास के बाजार और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी सुरक्षित रास्ता तैयार होगा। नगर निगम का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह तैयार कर ली जाएगी। इससे न केवल तिफरा बाजार तक पहुंचना आसान होगा बल्कि आसपास के इलाकों में ट्रैफिक दबाव भी काफी कम होगा। भारतीय रेलवे ने माल परिवहन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख दिया है। अब मालगाड़ियों के लिए भी समय सारणी आधारित वस्तु विशेष कार्गो सेवाएं शुरू की गई है। इसका मकसद है ग्राहकों को तेज, भरोसेमंद और उद्योग आधारित लॉजिस्टिक्स समाधान देना। रेलवे की नई पहल के तहत उत्तर भारत के प्रमुख उत्पादन और खपत केंद्रों को सीधे जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि माल परिवहन की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। अन्नपूर्णा सेवा के तहत लुधियाना से वाराणसी तक खाद्यान्न के परिवहन का समय मात्र 17 घंटे कर दिया गया है। यह दूरी 704 किलोमीटर की है। पहले इस तरह की मालगाड़ियों को अधिक समय लगता था। इसी तरह गति वाहन सेवा के तहत हरियाणा के फर्रुख नगर से लखनऊ तक 557 किलोमीटर की दूरी में ऑटोमोबाइल्स का परिवहन अब सिर्फ 28 घंटे में होगा, जबकि पहले यही काम 70 घंटे में पूरा होता था। भारतीय रेलवे की यह पहल माल परिवहन के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में पंचायत सचिवों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पंचायत प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 2 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। शासन के 15वें वित्त आयोग योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 की राशि से जुड़े ऑनलाइन अंकेक्षण कार्य में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के मामले सामने आए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए जनपद पंचायत मस्तूरी के ग्राम पंचायत चिल्हाटी और जनपद पंचायत कोटा के ग्राम पंचायत उपका के सचिवों को निलंबित कर दिया। चिल्हाटी पंचायत के सचिव भागबली राय पर आरोप है कि उन्होंने अंकेक्षण कार्य को राज्य संपरीक्षा बिलासपुर से पूरा कराने के निर्देशों का पालन नहीं किया। आदेशों की अवहेलना और कर्तव्यों में उदासीनता के चलते उन्हें निलंबित किया गया। तो इसी तरह उपका पंचायत के सचिव राजेश विश्वकर्मा को भी समान कारणों से निलंबित किया गया है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत में जो राशि प्राप्त होती है 15 व्यक्ति, उसका प्रतिवर्ष ऑनलाइन ऑडिट करना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत चिल्हाटी और उपका के सचिवों द्वारा लगातार बोलने के बाद भी ऑनलाइन ऑडिट नहीं कराया जा रहा था, क्योंकि ये पारदर्शिता का बहुत अहम मामला होता है। अतः इनके लापरवाही के लिए इनको निलंबित किया गया है। ये चिल्हाटी ग्राम पंचायत और उपका ग्राम पंचायत। हिंदू धर्म में गौ माता को देवी समान माना जाता है। कहा जाता है कि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लेकिन बिलासपुर मोपका का गौठान इस आस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ न गाय सुरक्षित है न इंसानियत। मोपका गौठान में दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया है। यहाँ आधा दर्जन गायों की मौत हो गई। भूख, प्यास और लापरवाही ने इन पवित्र जीवों की जान ले ली। शवों को आनन फानन में ऑटो बुलाकर हटवाया गया, लेकिन शेड के अंदर एक मवेशी घंटों तक तड़पता रहा और कोई देखने वाला नहीं था। यही नहीं, शहरी गोठान में गाय छुड़ाने पहुंचे पशु मालिकों के सामने नया खेल चल रहा है। एक युवक ने बताया कि वो पहले ही 800 रुपए दे चुका था, फिर भी स्टाफ और पैसे मांग रहा है। कहा जा रहा है कि एक दिन का चार्ज 150 रुपए है, वरना गाय नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल, इस तरह की खुली उगाही की छूट आखिर किसने दी और गाय छुड़ाने वाले मालिकों को रसीद क्यों नहीं दी जा रही। यहाँ 800 रुपए पहले दे चुके हैं, गाय छुड़ाने बाहर गए थे अपन लोग, तो फिर उसके बाद आए हैं, तो उसके बाद फिर चार्ज मांग रहे हैं। कटिया का चार्ज, उसका लाने का चार्ज, यहाँ कितना पैसा मांग रहे हैं? यहाँ भी नहीं पता है चार्ज। एक दिन का 150 बोले हैं बस। एक दिन का 150। कितने दिन हो गए? यहाँ अपन को 20 तारीख को, अगले 20 तारीख को था, 20 तारीख हो गया, 1 महीना हो गया। उतने की गाय नहीं है? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ गाय भी मरी है? हाँ, यहाँ मरी है। कै ठो गाय मरी है? आप लोग कितने देखे? अपन लोग तो एक ऑटो में देखे अभी। कै ठो गाय थे? वहाँ 5 ठो था, 5-6 ठो।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिस्टम गौ माता की सेवा नहीं बल्कि लूट की दुकान बन चुका है। भूख, प्यास और भ्रष्टाचार सब कुछ एक साथ मोपका गौठान का ये सच न सिर्फ प्रशासन की पोल खोलता है बल्कि इंसानियत पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब जागते हैं और आस्था के प्रतीक गौ माता को उनका हक कब दिलाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी कर रहे बुलेट सवार युवकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में सरकंडा थाना क्षेत्र के चाटीडी सब्जी मंडी से अपोलो अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग पर युवकों को ऐसे ही हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। वीडियो में देखा गया कि कुछ युवक बिना किसी भय के सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे और उनकी बाइक में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर से लगातार जोरदार धमाके हो रहे थे, जिनकी आवाज़ें पटाखों जैसी गूंज रही थी। बताया जा रहा है कि मात्र 1 मिनट की क्लिप में लगभग 20 से अधिक बार धमाके और ब्लास्टिंग की गई। यह सब तब हुआ जब अधिकांश लोग अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, लेकिन तेज आवाज़ से कई लोग घबरा गए। पहले तो लोगों ने इसे किसी अप्रिय घटना से जोड़कर डर व्यक्त किया, लेकिन बाद में पता चला कि आवाज़ बुलेट मोटरसाइकिलों के अवैध साइलेंसर से पैदा की गई थी। एक बार फिर शहर में मॉडिफाइड बाइक और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पूर्व मंत्री एवं शहर विधायक अमर अग्रवाल का 62वां जन्मदिवस काफी धूमधाम और उत्सवी माहौल में मनाया गया। सुबह से उनके निवास पर बधाई देने वाले का तांता लगा रहा। कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शहर के आम नागरिकों से लेकर वरिष्ठ जन और नेताओं तक सभी ने पहुंचकर विधायक को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह और उमंग देखने को मिला। शहर में जगह जगह शुभकामनाएं संदेश के पोस्टर लगाए गए, जिसमें पूरे शहर में जन्मदिन का माहौल बना रहा। अमर अग्रवाल ने अपने समर्थकों और आगंतुकों से आत्मीयता के साथ भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता का यह स्नेह और आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है, जो उन्हें निरंतर समाज की सेवा करने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर केक काटकर खुशियां मनाई गई और उपस्थित लोगों को मिठाई बांटी गई। उनके निवास स्थान पर दिन भर उत्सव का माहौल बना रहा। यह जन्मदिन कार्यक्रम कार्यकर्ताओं और नगरवासियों के लिए यादगार बन गया, जहां हर कोई अमर अग्रवाल के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामनाएं करते नजर आए। आम आदमी पार्टी बिलासपुर के प्रमुख नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी जसबीर सिंह चावला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आपके राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संदीप पाठक को भेजा है, जिसमें उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चावला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है और राज्य को मिले फंड के बावजूद अब तक पार्टी का बैंक खाता नहीं खोला गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। जसबीर चावला आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ स्थापना काल से जुड़े रहे हैं और उन्होंने पार्टी के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका मानना है कि पार्टी की मौजूदा कार्यप्रणाली से समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। सूत्रों की माने तो उनके इस कदम के बाद अन्य के उपेक्षित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का भी इस्तीफा दिया जा सकता है। इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए चावला ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि वे विचारधारा से जुड़े थे, लेकिन व्यवहार में वह ईमानदारी नहीं दिखी जिसकी उम्मीद की गई थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव संगठन के पद से इस्तीफा दिया है। मैं आम आदमी पार्टी से 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। अन्ना जी जिस दिन अनशन पे बैठे थे 16 अगस्त क्रांति से भी पहले 30 जनवरी 2011 को भी वो बैठे थे, तब हम 3-4 लोग ही थे और मैं बहुत व्यथित होकर 14 साल, मैं वनवास बोल रहा हूँ उसको कि 14 साल का मेरा वनवास खत्म हुआ। मैं कहाँ जंगलों में विचर रहा था। मैं देश सेवा करने के लिए, प्रदेश सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, लेकिन मैं आज बहुत दुखी मन से पार्टी को छोड़ा हूँ और हम एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज़ सुनेंगे। आज तीसरा विकल्प नहीं है छत्तीसगढ़ में।
तो मैं आह्वान करता हूँ आप ही के माध्यम से कि जितने लोग भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी में हों या जो लोग आम आदमी हों, जिनको लगता है कि तीसरा विकल्प होना चाहिए और हमारी बात होनी चाहिए, हमारा जंगल, हमारे खनिज की बात हो, वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। क्या वजह थी पार्टी छोड़ने की? देखिए, जो मैंने इस्तीफ़ा पत्र दिया है उसमें करीब 10 कारण मैंने बताए हैं और आखिरी लाइन में ये भी बोला है कि 100 कारण है छोड़ने के, लेकिन मैं सिर्फ 10 लिख रहा हूँ। तो देखिए, आज केजरीवाल जी किसी से मिलते नहीं हैं, वो बहुत दूर हो गए, संवाद की बहुत कमी है और जो प्रतिनिधि वो चुन के भेजे हैं वो भी हुक्मरानों की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। पार्टी माँ बराबर है, माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और मैं दुआ करता हूँ कि पार्टी आगे बढ़े क्योंकि उनका ध्येय अच्छा है। पर इन दिनों जो चल रहा है और पिछले कुछ सालों से जो चल रहा है वो लोगों को चीट करने वाली बात है। आम आदमी, किसान, मजदूर अपने अपने कीमती समय में से अपना पेट काट के अपने स्वयं के खर्चों पे फंक्शंस में आते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही। तो ये अच्छी बात नहीं है। पार्टी को आज 14 साल हो गए, अब सकेलने की बार आ रही है कि आज तक कौन कौन इलेक्शन लड़े, कौन कौन पदाधिकारी थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। एक नया पदाधिकारी आएगा, वो भी बोलेगा चलो नाच के दिखाओ। सो दिस इज़ बैड। हम भी आज एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम रिकॉर्ड कीपिंग पे ध्यान रखेंगे, कौन हमारे को कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन समय दे रहा है, उनको पूरा सम्मान देंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी से लेकर सभी लोगों को। शायद मेरी पार्टी छोड़ने से बड़े पदाधिकारी और जो हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं उनको लगेगा कि सिर्फ हम बैठकर बात नहीं कर रहे, हम जा भी सकते हैं, तो बाकी जो लोग बचे हैं उनका सम्मान थोड़ा बढ़ेगा, वो बोल सकते हैं। कोशिश की, कल रात को भी मेरी बात हुई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर संदीप पाठक जी, जिनको राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया हुआ है, जिनको प्रदेश का प्रभारी बनाया गया हुआ है, तो उनकी भी व्यस्तता इतनी है कि संवाद की बहुत कमी है। मैं दिल्ली भी गया था उनसे मिलने के लिए, पर वो बात हम पहुँच ही नहीं पा रहे। बिलासपुर शहर के कथियापारा स्थित संतोषी मंदिर के पास रहने वाले 32 वर्षीय प्रकाश वर्मा को एक नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के गंभीर मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना 21 सितंबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे की है, जब आरोपी ने पीड़िता के साथ बुरी नीयत से छेड़छाड़ की। पीड़िता का विरोध करने पर उसने गाली गलौज करते हुए एक धारदार चाकू जैसे हथियार से उसके बाएं हाथ पर वार कर दिया। उसे चोट आई। घटना की रिपोर्ट बालिका की मां द्वारा दर्ज कराई गई, जिसके बाद पूरे मामले में संबंधित धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया। कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर के पास से पकड़ लिया गया और पूछताछ में उसने अपने अपराध को स्वीकार भी किया। वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर बिलासपुर जिले के सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कृषि विकास अधिकारी मंगलवार को एक दिवसीय अवकाश पर रहे। संघ की ओर से बताया गया कि उनकी 9 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 8 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पहले चरण में अधिकारियों ने काली पट्टी लगाकर कार्य किया था, वहीं दूसरे चरण में बिना संसाधन भत्ता के ऑनलाइन कार्य बंद किए गए और कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से शासन को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन शासन स्तर पर अभी तक मांगों पर सकारात्मक पहल न होने के कारण आज फिर से 23 सितंबर को आंदोलन के तीसरे चरण में अधिकारी जिला मुख्यालय पहुंचे और सामूहिक अवकाश को लेकर दोपहर 3 बजे तक आंदोलन किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगे कर्मचारी एवं कृषक दोनों के हित में है, इसलिए सरकार को शीघ्र ही समाधान करना चाहिए। छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ से है। हमारी 9 सूत्रीय लंबित मांगे हैं, जिसमें से 4300 ग्रेड पे पद नाम परिवर्तन, फिक्स टीए और पदोन्नति, ऐसी कुछ मांगे मुख्य मांगे हैं। इसके साथ ही 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको पूरा करने के लिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए थे। उसके बाद आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और शासन से यही आग्रह करेंगे कि हमारी 9 सूत्रीय मांगों पर पूरा ध्यान दें और जल्द से जल्द इसको पूरा करने का कष्ट करें। कितने दिनों से, कितने वर्षों से मांग? ये मांगे लगभग 4-5 साल से लंबित है, जिसके लिए हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन चालू किया था। तो पहले चरण में काली पट्टी लगा के काम किया, फिर 15 तारीख को तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था और ज्ञापन सौंपा कलेक्टर साहब। आगे अगर ये मांग नहीं मांगी जाती तो आगे क्या रणनीति है, किस तरह से इसका विरोध करेंगे, कैसे मांगों को मंगवाएंगे? अगर मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो हमारा जो प्रांतीय संघ का जो प्रांतीय कार्यकारिणी का निर्णय होगा उसके अनुसार कार्य करेंगे और आगामी समय में अगर योजना बनती है तो चरणबद्ध आंदोलन करते हुए उग्र आंदोलन करेंगे ताकि हमारी मांगे पूरी हो। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।